हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मेंस के एग्जाम होने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मेंस की आंसर राइटिंग, जिसमें हम मेंस के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। ये हम कंप्लीट कर रहे हैं चेतन मीना इंस्टीट्यूट के नोट से। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, महाकवि बिहारी जी ये कौन है? तो यह रीतिकालीन कवि हैं। इनका जन्म 1603 में ग्वालियर में हुआ था। रचना है इनकी बिहारी सतसई, सप्तसती और मुक्तक काव्य रचना है ये। इनकी भाषा शैली रही है शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में इन्होंने अपनी साहित्य लिखे हैं। और बिहारी की कविताओं का मुख्य विषय श्रृंगार रहता है। तो पहले आता है हमारे महाकवि बिहारी कौन है। तो पहले तो ये रीतिकालीन कवि हैं। 1603 में ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। रचना है बिहारी सतसई सप्तसती। मुक्तक काव्य रचना है। भाषा शैली रही है इनकी शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा। बिहारी की कविताओं की प्रमुख विषय रहे हैं हमेशा श्रृंगार। नेक्स्ट आता है छिपा शिल्प क्या है। छिपा शिल्प कपड़ों पर हाथों से बनाए जाने वाले शिल्प को छिपा शिल्प कहा जाता है। इनमें विभिन्न विचारों को उकेरा जाता है। इसमें भील आदिवासी के विभिन्न जातीय प्रतीकों का समावेश होता है। उज्जैन का जो छिपा शिल्प है वह भीरूगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। तो छिपा शिल्प क्या है? हाथ से बनाई जाने वाली शिल्प को क्या कहा जाता है? छिपा शिल्प कहा जाता है। भील जनजाति की जो विभिन्न प्रजातियां हैं, जातियां हैं, उनके प्रतीकों को बनाया जाता है। इसमें विभिन्न अपने विचारों को उकेरा जाता है। उज्जैन की जो भीरूगढ़ कला है वो भी क्या है? एक शिल्प कला के अंतर्गत आती है। गांधी सोटपीठ किस स्थान पर स्थित है? तो जो गांधी सोटपीठ है वह कहाँ पर स्थित है? देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? युवा रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया है। तो गांधी सोटपीठ कहाँ पर स्थापित की गई है? देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय है इंदौर में, उसको स्थापित किया गया है। उद्देश्य क्या है? जो युवा रचनात्मकता है उसको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया है। काकसार पर्व क्या है? तो काकसार पर्व यह अबुझमाड़िया आदिवासी का एक प्रमुख पर्व है। इसमें युवा लड़के लड़कियां एक दूसरे के गांव में नृत्य करते पहुंचते हैं। वर्षा मतलब जो वर्षा की फसल होती है उसके समय इसको आयोजित कराया जाता है। कई अविवाहित युवक युवतियों को अपने श्रेष्ठ जीवन साथी का चुनाव करने के लिए यह पर्व सहायक सिद्ध होता है। तो कौन सा है? काकसार पर्व है। कहाँ किया जाता है? तो जो हमारी अबुझमाड़िया है, पूरा काक को मर दिया। तो काकसार पर्व अबुझमाड़िया जनजाति के द्वारा, आदिवासी के द्वारा मनाए जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। इसमें क्या करते हैं? युवक युवती नृत्य करते हुए एक गांव से दूसरे गांव को जाते हैं। वर्षा की जो फसल होती है उसके समय इसको आयोजित किया जाता है। इसमें क्या होता है? जब युवक युवतियाँ जाते हैं तो अविवाहित युवक युवतियों को श्रेष्ठ जीवन साथी चुनने का इसमें सहायक सिद्ध होता है या मौका मिल जाता है। लूर नृत्य सहरिया जनजाति में प्रचलित है। लूर नृत्य यह विवाह के दौरान हल्दी चढ़ाने के समय से लेकर बारात आगमन तक समय समय पर उमंग के साथ नृत्य किया जाता है। इसमें लूर नृत्य कहा जाता है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों इस नृत्य में भाग लेते हैं। लूर नृत्य क्या है? सहरिया जनजाति है उसके द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है? हल्दी चढ़ाने से लेकर बारात आगमन तक समय समय पर उमंग के साथ इसको गाया जाता है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों ही नृत्य में भाग लेते हैं और करते हैं। प्रभात कुमार भट्टाचार्य उज्जैन के रंगकर्म को ऊंचाई तक पहुंचाने वाले प्रभात कुमार भट्टाचार्य का जन्म 1932 में इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने मध्य प्रदेश लोक नाट्य अकेडमी के माध्यम से कई नाट्यों का मंचन किया है। यह गांधी दर्शन, काट महल, प्रेस शताब्दी, मूषिकटिकम जैसे नाट्यों का मंचन करने के लिए प्रमुख नाटकों में से एक है। कौन है? प्रभात कुमार भट्टाचार्य। तो ये रंगकर्मी से संबंधित हैं, उज्जैन से आते हैं। इलाहाबाद में इनका जन्म 1932 में हुआ था। इन्होंने जो हमारी मध्य प्रदेश नाट्य लोक अकेडमी है इसके माध्यम से नाटकों का मंचन किया था। कौन कौन से नाटक किए थे? तो गांधी दर्शन, काट महल, प्रेस शताब्दी और मूषिकटिकम का मंचन किया था। नेक्स्ट आते हैं 5 मार्कर्स। पहले हैं 5 मार्कर में बाणभट्ट के साहित्य रचनाओं और भाषा शैली पर टिप्पणी करनी है। तो जो हमारे बाणभट्ट हैं इनके हमें साहित्य बताने हैं, रचनाएं बतानी हैं और उनकी भाषा शैली कैसी थी उस पर टिप्पणी करनी है। प्राचीन काल के महत्वपूर्ण साहित्यकार रहे हैं। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। रचनाओं के माध्यम से प्राचीन हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है इनका। रचनाएं कौन कौन सी हैं?
तो इन्होंने मुख्यतः 3 रचनाएं की हैं। पहले आती हैं हर्षचरित्र, कादम्बरी और मुकुट तटीतट। हर्षचरित्र, इसमें हर्ष के जीवन की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। कादम्बरी, इसमें श्रृंगार रस प्रधान रचना है। और जो मुकुट तटीतट है, इसका मुख्य आधार महाभारत है। भाषा शैली कैसी थी इनकी, तो रचनाओं में प्रत्येक घटना का सूक्ष्म वर्णन किया है। जितनी भी इन्हें रचनाएं की हैं उनमें जितनी भी घटनाएं थी उनका सूक्ष्म वर्णन किया गया है। किसी भी घटना की कल्पना पूर्ण रूप से अपनी भाषा में उकेरी गई है, जो पाठकों को सजीव चित्रण जैसा अनुभव कराती है। तो कौन है हमारे? बाणभट्ट हैं। इनकी हमें साहित्य रचनाएं और भाषा शैली का वर्णन करना है। कहाँ से आते हैं? तो हमारे उज्जैन से संबंधित हैं ये बाणभट्ट। नहीं, उज्जैन से संबंधित नहीं, इनके यहाँ पे हैं बाणभट्ट जी की बहुत सारी स्मारक बने हुए हैं उज्जैन में, लेकिन ये हमारे प्राचीन काल से संबंधित हैं, साहित्यकार हैं। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने बहुत सारे प्राचीन हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान निभाया है। कौन कौन सी रचनाएं हैं? हर्ष चरित्र है, कादम्बरी है और मुकुट तटीतट है। हर्ष चरित्र में इसमें हर्ष के चरित्र या फिर उनकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। फिर आता है कादम्बरी, ये इसमें क्या है? श्रृंगार रस प्रधान है। नेक्स्ट आता है मुकुट तटीतट, इसमें महाभारत इसको आधार बनाया गया है। भाषा शैली क्या थी इनकी? रचनाओं में प्रत्येक घटना का सूक्ष्म वर्णन किया है इन्होंने। किसी भी घटना का कल्पना पूर्ण रूप से अपनी भाषा में उकेरा है, जो कि पाठकों को सजीव चित्रण जैसा अनुभव होता है। नेक्स्ट आते हैं लोक कवि ईश्वरी पर टिप्पणी कीजिए। जो हमारे ईश्वरी हैं उन पर टिप्पणी करनी है। तो ये कहाँ से आते हैं? बुंदेलखंड से आते हैं। तो बुंदेल के शिरोमणि लोक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम है क्या? ईश्वरी। ईश्वरी की फागें गाई जाती हैं। तो बुंदेलखंड के शिरोमणि हैं, लोक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। बुंदेली लोक साहित्य के शिखर पुरुष भी कहे जाते हैं। पूरा नाम है इनका ईश्वरी प्रसाद अर्जिया। इनकी जो जीवन है वह कहाँ पर हुआ था? मेटकी गांव झांसी में इनका जन्म हुआ था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तात्काल की रचना करनी थी। इनने जो तात्कालीन रचनाएं थी उनसे इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। रचनाओं के प्रभाव जैसी शैली के कारण बुंदेलखंड का जयदेव इनको कहा जाता है। इनकी रचनाएं क्या है? तो ईश्वरी की फागें गाई हैं इन्हें, ईश्वरी प्रकाश है और ईश्वरी सतसई है। समस्त रचनाएं रजऊ नाम की प्रेमिका को समर्पित हैं। क्या नाम है? रजऊ नाम की प्रेमिका थी, उनके लिए समर्पित हैं। कौन कौन सी? ईश्वरी की फागें हैं, ईश्वरी के प्रकाश, ईश्वरी सतसई। हो गायो संग हमारो तेरो, प्यारी मुख ना फेरो, ईश्वरी जो मन पूरो, हो गयो रजऊ तुम्हरो चेरो। वाह! इन्होंने अपनी रचनाओं में देशभक्ति का भी वर्णन किया है तथा प्रत्येक रचना में बुंदेलखंडी सरल और स्वाभाविक शब्दों का प्रयोग किया है। इसी कारण से इन्हें बुंदेलखंडी माटी का सच्चा पुत्र कहा जाता है। कौन है ये? ये हैं हमारे ईश्वरी। पूरा नाम क्या है इनका? ईश्वरी प्रसाद अर्जिया। जन्म कहाँ था? हुआ था इनका मेटकी झांसी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ से आते हैं? बुंदेलखंड से आते हैं। बुंदेलखंड के जयदेव कहे जाते हैं। बुंदेलखंड के शिरोमणि कवि हैं ये, और शिखर पुरुष भी कहा जाता है इनको बुंदेली लोक साहित्य का। इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं उस समय की जो उनकी रचनाएं थी वो हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं? मुख्यतः 3 हैं। ईश्वरी की फागें, ईश्वरी सतसई और ईश्वरी प्रकाश। तो ईश्वरी की फागें ऐसी गाई कि पूरे 7 जगहों पर प्रकाश फैल गया। ईश्वरी की फागें, ईश्वरी सतसई और ईश्वरी प्रकाश। सबसे महत्वपूर्ण है इनकी प्रेमिका का नाम। क्या नाम है इनका? रजऊ नाम है। उन्हीं को समर्पित है सारी कहानियाँ या फिर उनकी रचनाएं। इनको बुंदेलखंड का जयदेव भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी रचना में देशभक्ति का ही वर्णन किया है तथा प्रत्येक रचना में बुंदेलखंडी सरल और जो स्वाभाविक शब्द हैं उनका प्रयोग किया है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? बुंदेलखंडी माटी का सच्चा पुत्र कहा जाता है। फिर आते हैं मध्य प्रदेश में आयोजित सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह पर टिप्पणी करनी है। जो हमारे मध्य प्रदेश में जितने भी सांस्कृतिक या फिर जो धार्मिक समारोह होते हैं उन पर टिप्पणी करनी है। तो कला, साहित्य और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन द्वारा इनका आयोजन कराया जाता है। तो मध्य प्रदेश में जितने भी सांस्कृतिक, धार्मिक जो आयोजित होते हैं, समारोह होते हैं, उनका आयोजन कौन कराता है? मध्य प्रदेश शासन द्वारा इनको कराया जाता है। क्यों? क्योंकि साहित्य को बढ़ावा मिले, कला को मिले और पर्यटन को बढ़ावा मिले। प्रमुख सांस्कृतिक समारोह। सांस्कृतिक समारोह सबसे पहले आता है द्रौपद समारोह, भोपाल में आयोजित कराया जाता है। टेपा समारोह उज्जैन में आयोजित किया जाता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह शाजापुर में होता है। तो बालक को सजा सजा के बाहर लेकर आया जाता है, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह शाजापुर में होता है। निमाड़ समारोह निमाड़ महेश्वर में होता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह
तो इन सबको खंड खंड कर देते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ पे होता है? खंडवा में होता है। ओरछा समारोह ओरछा निवाड़ी में होता है। फिर आते हैं धार्मिक समारोह जो कि धर्म से रिलेटेड है। तो पहले आते हैं हमारा तुलसी उत्सव। तुलसी उत्सव सतना चित्रकूट में आयोजित किया जाता है। मंदाकिनी नदी के तट पर धनतेरस से दिवाली तक आयोजित कराया जाता है। शहाबुद्दीन औलिया का उर्स लगता है नीमच में। और राष्ट्रीय रामलीला समारोह ये भोपाल में होता है। जो राष्ट्रीय रामलीला समारोह कहाँ पर आयोजित कराया जाता है? भोपाल में आयोजित कराया जाता है। तो मध्य प्रदेश में जितने भी सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह हैं उनका वर्णन करना है। तो मध्य प्रदेश में कला साहित्य को और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनको आयोजित कराया जाता है। और मुख्यतः कौन कौन से हैं? तो पहले आता है हमारा भोपाल। तो भोपाल में होता है द्रौपद समारोह। फिर आता है उज्जैन। उज्जैन में होता है टेपा समारोह। फिर आता है ओरछा में होता है ओरछा समारोह। निवाड़ी में माखनलाल चतुर्वेदी समारोह होता है खंडवा में। निमाड़ समारोह होता है महेश्वर में। और बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह होता है शाजापुर में। फिर आते हैं धार्मिक समारोह। इसमें होता है तुलसी समारोह जो कि होता है सतना चित्रकूट में। मंदाकिनी के तट पर होता है। और हमारा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स लगता है नीमच में। और राष्ट्रीय रामलीला समारोह होता है भोपाल में। मध्य प्रदेश में प्रचलित लोकगीतों का वर्णन करना है। जो हमारे मध्य प्रदेश में लोकगीत गाए जाते हैं उनका वर्णन करना है। तो किसी भी स्थान या क्षेत्र विशेष में दीर्घकालीन परंपराओं द्वारा विकसित वह स्थानीय गीत जो कि उस क्षेत्र के लोगों द्वारा स्वीकार एवं आत्मसात किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है लोकगीत। लोकगीत क्या होता है? तो कोई भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र है वहाँ पर उन बहुत पुराने समय से परंपराओं द्वारा विकसित जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय गीत हैं, उन लोगों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है उन गीतों को और उसको आत्मसात कर लिया गया है। तो वहाँ पर इसको गाया जाता है, उसे कहा जाता है लोकगीत। मध्य प्रदेश में क्षेत्र आधार पर 4 भागों में इनको विभाजित किया जाता है। पहले आता है हमारा मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और निमाड़। मालवा में गाए जाते हैं भरथरी गायन, सांझा गीत, हीड़ गायन और निर्गुणिया और बरसाती गायन, बरसाती वार्ता गाया जाता है। बुंदेलखंड में आला गायन, बम्बुलिया, देवारी गीत, बैरायता और जयदेव की पुआर गाई जाती हैं। बघेलखंड में वसुदेवा गायन, विरहा गायन, विदेशिया गायन और हो गायन भी यहीं पर होता है। निमाड़ में संत सिंगा जी के गायन किया जाता है, कलगी तुर्रा गाया जाता है, फाग की जाती हैं और गरबा किया जाता है ना, गरबा गरबी, ये सब निमाड़ में होते हैं। तो देखो जो लोकगीत होते हैं वो क्या होते हैं? तो किसी भी क्षेत्र में दीर्घकालीन परंपराओं द्वारा विकसित गीतों को वहाँ के लोगों द्वारा स्वीकार और आत्मसात कर लिया जाता है, उसे लोकगीत कहा जाता है। इनको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। मालवा में गाए जाते हैं भरथरी, सांझा गीत, हीड़ गायन, निर्गुणिया गायन और बरसाती बरसाता। और फिर आता है हमारा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में होता है आला गायन, बम्बुलिया गायन, देवारी गायन, बैरायता गायन और जयदेव की फुहारें। बघेलखंड में बसदेवा गायन, विरहा गायन और विदेशिया गायन, तीनों बीवी से हैं। बा से बघेलखंड, बा से वसुदेवा, बा से विरहा और बा से विदेशिया। निमाड़ में संत सिंगा जी वहीं से आते हैं, कलगी तुर्रा, फाग गायन और गरबा गरबी होते हैं निमाड़ में। बुंदेलखंडी लोक चित्रकला का विस्तृत वर्णन करना है। तो हमारे बुंदेलखंड में कौन सी चित्रकला की जाती है? लोक चित्रकला का वर्णन करना है। तो किसी भी क्षेत्र या स्थान की जातियों या जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा कला को लोक कला कहा जाता है। मतलब वहाँ के लोगों ने इसको अपना लिया और वही कर रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? लोक कला कहा जाता है। तो बुंदेलखंड की लोक कला की विशेषताएं क्या है? तो पहली आती है हमारी सुरैती। सुरैती दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी पूजा के स्थान पर निजी चित्र के रूप में इसको बनाया जाता है। क्या कहा जाता है? सुरैती बनाया जाता है। मूर्ति विवाह के समय पर मुख्य दीवार पर जो दरवाज़ा होता है वहाँ पर दीवार पर भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। कुछ लोग इसको गोबर वगैरह से बनाते हैं, लेकिन इसको घी और हल्दी से बनाया जाता है। मामूलिया, ये क्या होता है? नवरात्रि के अवसर पर जो युवतियाँ होती हैं वह गोबर से बनाए जाने वाले भित्ति चित्र को कहा जाता है मामूलिया। नौरता, यह नवरात्रि के अवसर पर युवतियों द्वारा मिट्टी, गेरू, हल्दी से बनाया जाने वाला भित्ति चित्र है नौरता। नौरता नृत्य भी होता है, तो वही वैसे वो भी नवरात्रि में किया जाता है। वो युवतियों द्वारा मिट्टी, गेरू और हल्दी से बनाए जाने वाले भित्ति चित्र नौरता कहलाते हैं। फिर आता है अग्रोहन।
विवाह के अवसर पर वधू पक्ष के मंडप में बनाया जाने वाला चित्र है अग्रोहन। आग लग जाती है मंडप में, शू। तो विवाह के अवसर पर मंडप में वधू पक्ष के द्वारा बनाया जाने वाला चित्र क्या है? अग्रोहन है। फिर आता है मोर मुरैल। यह दिवाली पर बनाया, मतलब दीवारों पर बनाए जाते हैं रंग बिरंगे मोर। तो मोर बनाई जाती हैं दीवारों पर, तो इसे क्या कहा जाता है? मोर मुरैला कहा जाता है। तो बुंदेलखंड की चित्रकला बतानी है। तो चित्रकला क्या होती है? लोक चित्रकला क्या होती है? तो कोई भी जो स्थानीय लोग होते हैं, जाति होती है, वहाँ की जनजातियाँ होती हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी एक पारंपरिक कला को अपना लिया जाता है, उसे कहा जाता है लोक कला। तो हमारी जो बुंदेलखंड की लोक कला है, इसमें मुख्यतः चित्र आते हैं। पहले आता है सुरैती। तो भैया हम अपनी लक्ष्मी जी से बोलते हैं कि भैया इतना सारा सुर दो हमारे घर में, नहीं इतना सारा सोना दो कि पूरा घर सोने का बन जाए। तो सोना मांगने के लिए सुरैती क्या करेंगे? लक्ष्मी जी के सामने हम कुछ निजी चित्र बना देंगे। तो सुरैती दिवाली के अवसर पर बनाए जाते हैं। फिर आता है मूर्ति। मूर्ति रख दी, क्यों? विवाह के अवसर पर दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं, तो दीवारों पर जो मुख्य दरवाज़ा होता है उस पर बनाए जाते हैं मूर्ति। फिर आती है मामूलियाँ। मामूली मत समझना, नवरात्रि के अवसर पर बनाई जाती हैं युवतियों द्वारा गोबर से। नौरता, नवरात्रि बनाई जाती हैं गेरू, मिट्टी और हल्दी से, इसको बनाया जाता है नौरता को। अग्रोहन, आग लगा देगी वधू, कहाँ पर? मंडप में। तो मंडप में वधू पक्ष के द्वारा विवाह के अवसर पर इसको बनाया जाता है अग्रोहन। फिर आता है मोर मुरैल। मोर के चित्र बनाए जाते हैं दीवारों पर, मोर मुरैल। मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी स्थापना 1954 में हुई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। जो साहित्य अकेडमी है कब स्थापना हुई है? 1954 में हुई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। स्थान है इसका भोपाल। उद्देश्य क्या है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा साहित्य का सृजन करना, प्रोत्साहन करना, प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना की गई है। क्या नाम है? मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी। साहित्य को बढ़ावा देना है, प्रचार प्रसार करना है और उनके सृजन को भी बढ़ावा देना है कि भैया सब लोग करो इसका सृजन, साहित्य लिखो। तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए संस्था बनाई गई है मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी 1954 में। कहाँ पर? भोपाल में। मुख्य समारोह में केशव जयंती समारोह आयोजित कराया जाता है, जो कि ओरछा में होता है। सुमित्रा कुमारी चौहान स्मृति समारोह आयोजित कराया जाता है। कहाँ पे होता है? जबलपुर में। पद्माकर स्मृति समारोह होता है सागर में। और बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह शाजापुर में होता है। इन सब का आयोजन कौन कराता है? मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी कराती है। इस अकेडमी के द्वारा 2 प्रमुख पुरस्कार भी दिए जाते हैं, मतलब सिर्फ समारोह आयोजित नहीं कराती, कुछ पुरस्कार भी दिए जाते हैं। मुख्यतः 2 दिए जाते हैं। पहला आता है अखिल भारतीय पुरस्कार, जो पूरे भारत में दिए जाते हैं, अखिल भारतीय। और दूसरा आता है प्रादेशिक पुरस्कार, जो कि प्रदेश में दिए जाते हैं। अखिल भारतीय में कौन सा दे रहे हैं? तो भैया अखिल भारतीय में सीधे भवानी प्रसाद दे दिए, भवानी जी का प्रसाद बांट दिया। तो भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार देते हैं, जो कि कविता में देते हैं, क्योंकि कविता वो भी लिखते थे, तो ये भी कविता में दिया जाएगा। फिर आता है वीर सिंह देव पुरस्कार। तो ये उपन्यास के लिए दिया जाता है, क्योंकि वीरों के ऊपर सिर्फ उपन्यास लिखे जा सकते हैं। तो वीर सिंह देव पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है। तो कौन से दिया जाता है? अखिल भारतीय में। तो अब पूरे भारत में हम क्या छोटा छोटा पुरस्कार लेकर आएंगे क्या? नहीं, बड़ा लेकर आना पड़ेगा। तो भवानी जी का प्रसाद बांट देंगे और देवों की वीरता बता देंगे, है। तो वीर सिंह देव पुरस्कार दिया जाता है। फिर आता है प्रादेशिक पुरस्कार, क्या जो प्रदेश में दिए जाते हैं। तो प्रदेश में कोई सरल सा दे दो, तो शरद जोशी पुरस्कार, जो कि व्यंग्य के लिए दिया जाता है, क्योंकि शरद जोशी व्यंग्य करते थे। फिर आते हैं ईश्वरी पुरस्कार, जो कि लोक भाषा में दिया जाता है, क्योंकि ईश्वरी और बुंदेलखंड से हैं, लोक साहित्य मतलब लोक भाषा से जुड़े हुए हैं, तो उनको लोक भाषा में दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी हम फिर से देखते हैं। देखो, तो मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी की स्थापना 1954 में हुई थी, भोपाल में हुई थी, मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित की गई थी। उद्देश्य क्या था? तो साहित्य का सृजन करना, उसका प्रचार प्रसार करना और उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संस्था की स्थापना की गई थी। फिर आते हैं कुछ समारोह का भी आयोजन करती है। तो पहले हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से? जहाँ से हमारे रामलला आते हैं, ओरछा। तो केशव जयंती समारोह ओरछा से। फिर वहाँ से आते हैं सुमित्रा कुमारी चौहान समारोह मनाया जाता है जबलपुर में, पद्माकर समारोह सागर में, बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह शाजापुर में, और एक और समारोह का आयोजन करती है जिसका नाम है, नहीं इतनी 4 सम्मान मतलब समारोह का आयोजित करती है चारों जगह। केशव जयंती समारोह, सुमित्रा कुमारी चौहान समारोह, पद्माकर स्मृति समारोह और बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह का आयोजन कराती है। 4 समारोह का आयोजन कराती है। 2 प्रकार के पुरस्कार देती है, एक अखिल भारतीय स्तर पर देती है, तो अखिल भारतीय प्रसाद बांटती है भवानी जी का, और वीर देवों की स्मृति गाती है। तो जो भवानी प्रसाद पुरस्कार है वह कविता में दिया जाता है, और जो वीर सिंह देव पुरस्कार है वो दिया जाता है किसमें? उपन्यास के लिए। फिर आता है प्रादेशिक स्तर पर। तो प्रादेशिक स्तर में सरल सा तो अपने आ जाएंगे शरद जोशी, जो कि व्यंग्य के लिए दिया जाएगा, और ईश्वरी पुरस्कार, जो कि लोक भाषा में दिया जाता है।
खजुराहो मंदिरों की वास्तुकला की विशेषताएं लिखी हैं। तो पहले हम खजुराहो मंदिर बताएंगे हैं कहाँ और उनकी विशेषताएं वास्तुकला बताएंगे। मध्य प्रदेश के ओरछा जिले में स्थित वास्तुकला की दृष्टि से मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत एवं विश्व में भी विशिष्ट स्थान रखता है। मतलब यहाँ पर चले जाओ इतने सारे फॉरेनर्स मिलेंगे कि मिलते ही जाएंगे। तो ये क्या है, मध्य प्रदेश में छतरपुर में स्थित है खजुराहो। मध्य प्रदेश भारत और पूरे विश्व में अपनी विशिष्टता के लिए जाना जाता है। इसमें नारी सौंदर्य इन मंदिरों की वास्तुकला का प्रमुख आकर्षण केंद्र है और चंदेल राजाओं द्वारा नागर शैली में इनको निर्मित किया गया था। नारी सौंदर्य से संबंधित है पूरे मंदिर और चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। कब? 1950 से 1050 के बीच में इनको बनवाया गया था। फिर आती हैं विशेषताएं क्या हैं, तो आते हैं पहली मानवीय अंतर्द्वंद उत्पन्न कर देते हैं, मानवीय मनोभाव बताते हैं, भौतिकवाद से संबंधित है, सुंदर मूर्ति कला है, वास्तुकला भी है, शिखर की विशालता है, बहुत बड़े बड़े शिखर बनाए गए हैं, सजीव चित्रण है मतलब सजीव दिखते हैं और नारी सौंदर्य का वर्णन करते हैं। उपरोक्त विशेषता के कारण यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1986 में इसको रखा गया है। कब रखा गया है? 1986 में रखा गया है। क्या है, हमारे खजुराहो की वास्तुकला बतानी है। कहाँ पर है? तो छतरपुर में है मध्य प्रदेश के। वास्तुकला में मध्य प्रदेश, विश्व और भारत सबको ही अपने में संजो के रखे हुए हैं। क्या? खजुराहो के मंदिर। किसने बनवाए हैं? तो ये हमारे चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए हैं। 950 से 1050 के समथिंग। इसमें नारी सौंदर्य में इस वास्तुकला का विशेष आकर्षण केंद्र रहा है। विशेषताएं क्या है? तो मानवीय अंतर्द्वंद को पैदा करती हैं, मानवीय मनोभाव को बताती हैं, मानवीय चित्रण करती हैं, भौतिकवाद से संबंधित है, सुंदर मूर्ति कला है, इसमें विशाल शिखर हैं, इसमें सजीव चित्रण किया जाता है, नारी सौंदर्य को दिखाता है। इसकी इतनी सारी विशेषताओं के कारण ही इसको विश्व विरासत सूची में रखा गया है 1986 में। फिर आते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय लोकनाट्य माच पर टिप्पणी करनी है। तो जो हमारा मध्य प्रदेश का लोकनाट्य है माच, उस पर हमें टिप्पणी करनी है। क्या है? तो लगभग 200 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश की मालवा क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर, जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय लोकनाट्य का दर्जा दिया गया है। तो माच है क्या? तो मुख्यतः जो मालवा क्षेत्र है उसकी सांस्कृतिक धरोहर है, इसको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा क्या बना दिया गया है? राजकीय लोकनाट्य बना दिया है। माच की उत्पत्ति उज्जैन से मानी जाती है, जबकि इसका विकास पूरे मालवा में है। उसका जन्म या फिर उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उज्जैन से हुई है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के मालवा में किया जाता है लोक नाट्य माच। इसकी विशेषताएं क्या है? इसमें हास्य और व्यंग से परिपूर्ण होता है, मतलब इसमें हंसना भी होता है और व्यंग्य भी किए जाते हैं। तो हास्य और व्यंगों से परिपूर्ण नाट्य है। इसमें उस्ताद के अखाड़े होते हैं, वाद्य यंत्र में ढोलक बजाई जाती है, पुरुष सीमित मात्रा में भांग का सेवन करता है और संवाद दोहा और छंदों के रूप में होते हैं। मतलब नॉर्मल बात नहीं करते, मतलब दोहा और छंदों में संवाद किया जाता है। मुख्यतः जो प्रमुख गुरु हैं इनके, वो हैं गुरु गोपाल जी, रामकृष्ण और राधा कृष्ण। गोपाल जी, रामकृष्ण और राधा कृष्ण, ये तो भगवान के नाम ही आ गए। चलो देखते हैं। तो हमारा लोकनाट्य माच क्या है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो मालवा का प्रमुख सांस्कृतिक धरोहर नृत्य है, नाट्य है, उसको ही क्या बना दिया गया है? राजकीय लोकनाट्य बना दिया गया है। उत्पत्ति उज्जैन से मानी जाती है, लेकिन पूरे मालवा में इसको किया जाता है। विशेषता क्या है? तो इसमें हास्य और व्यंग्य से परिपूर्ण है। इसमें जो लोग होते हैं जो नृत्य करते हैं, इसमें वो सीमित क्षेत्र में भांग का सेवन करते हैं, दोहों और छंदों में बात करते हैं, ढोलक इसमें वाद्य यंत्र होता है और जो इसमें उस्ताद अखाड़े होते हैं। हो गई 5 विशेषताएं। उनके गुरु कौन से हैं? तो हमारे उज्जैन में है गोपाल मंदिर, तो गुरु गोपाल जी, फिर रामकृष्ण और राधा कृष्ण। नेक्स्ट आता है हमारा 11 मार्कर। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। अपने विचार प्रस्तुत करें। तो जो हमारे माखनलाल चतुर्वेदी हैं उनको क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इनके विचारों को प्रस्तुत करना है भैया, अपने विचारों में प्रस्तुत करो। क्यों कहा जाता है? तो चतुर्वेदी जी कवि, लोक पत्रकार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ साथ भावनात्मक लेखक में भी अग्रणी थे। तो हमारे जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं वो कवि हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं और भावनात्मक लेखकों में जाने जाते हैं।
80-89 में बवई होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बवई। जब हुआ जन्म तो बाबा करने लगे तो बवई होशंगाबाद में 80-89 में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। तो पूरे भैया स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं तो राष्ट्रीयता तो होगी। तो राष्ट्रीयता की प्रमुख रूप इनकी साहित्य रचनाओं में देखने को मिलता है। प्रमुख रचनाएं हैं तो इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, काव्य लिखे हैं, निबंध लिखे हैं और नाट्य लिखे हैं। तो पहले आते हैं काव्य। कब? तो हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी और समर्पण। हम कब समर्पण करेंगे? जब हिम कड़कड़ा के गिरेगा तरंग में। तो हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी और समर्पण, ये तीनों क्या हैं? काव्य हैं। फिर आती हैं कहानियाँ। कहानियाँ किसकी? कलाओं का अनुवाद और कहास एवं कहावतें। तो कहानी किसकी सुनाएंगे? हम कला की सुनाएंगे, कला का अनुवाद करके सुनाएंगे, कहास और कहावत सुनाएंगे। निबंध किस पर लिखा जाएगा? देवताओं पर। साहित्य का देवता और पाँव पाँव, पाँव पाँव पढ़ते हैं, साहित्य का देवता और पाँव पाँव, ये दोनों क्या है? निबंध हैं। फिर आता है नाट्य। नाटक में क्या है भैया? कृष्ण अर्जुन युद्ध। कृष्ण और अर्जुन का युद्ध जो है वह एक नाटक है। इनके साहित्य की विशेषताएं बतानी हैं तो ये इन्होंने क्या किया है? भावनात्मक गद्य लोभक हैं। रचनाओं में राष्ट्रीयता की झलक देखने को मिलती है। संस्कृत के प्रति झुकाव भी इनका देखा गया है, संस्कृत में भी है। गद्य काव्य नामक नवीन विधा का प्रारंभ किया था इन्होंने। गद्य काव्य नवीन विधा बताई थी इन्होंने, गद्य काव्य। निबंधों की भाषा शैली विशिष्ट थी। जो निबंध लिखे थे वह विशिष्ट शैली में लिखे गए थे। संस्कृत पर इन्हों को अभिमान था, संस्कृत का उपयोग किया है। और अतीत के प्रति इनका अनुराग भी था। भैया संस्कृत बहुत पुरानी है तो इसलिए अतीत के प्रति इनका अनुराग भी था। इनके साहित्य की प्रमुख प्रेरणा राष्ट्र प्रेम थी। प्रेरणा क्या थी इनकी? राष्ट्र प्रेम इनकी प्रमुख प्रेरणा थी। कौन कौन सी हैं? देखो, भावनात्मक गद्य लोलक हैं। रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिलती है। संस्कृत के प्रति झुकाव था। इन्होंने गद्य काव्य नामक नए विधा का जन्म निजात किया था। निबंधों की भाषा शैली विशिष्ट थी। संस्कृत में इनका अभिमान था और उन्हीं के प्रति अनुराग भी था। इन्होंने साहित्य के प्रति ये प्रमुख प्रेरणा इनको राष्ट्र प्रेम से मिलती है। फिर आती है भाषा शैली। भाषा कैसी थी इनकी? सहज और सरल थी। भाषा हमेशा सरल और सहज थी। अपनी भाषा में उर्दू और अंग्रेजी का प्रयोग किया है। भाषा सरल और सहज है। उर्दू और अंग्रेजी का प्रयोग किया है। शैली में किसी भी स्थिति का गहन वर्णन, राष्ट्र प्रेम, बलिदान और ठेठ देहाती शब्द का वर्णन किया है। इन्होंने अपनी जितनी भी इनकी रचनाएं होती हैं इनमें क्या किया है? उनका गहन वर्णन किया है, अच्छे से वर्णन किया है। उसमें राष्ट्र प्रेम देखने को मिलता है, उनका बलिदान देखने मिलता है और जो ठेठ देहाती शब्द हैं उनका प्रयोग किया है इन्होंने। उपरोक्त विशेषताओं एवं काव्य के आधार पर माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है और कहा जा सकता है। ये सही है और कहा जाना चाहिए। तो चलिए हम इनको फिर से देखते हैं, हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी को। कौन है ये? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हमारे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद बवई में इनका जन्म हुआ था और वहीं से आते हैं। इन्होंने ये एक कवि हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और भावनात्मक लेखन के द्वारा ये अग्रणी योगदान दिया है। इनका जन्म 80-89 में बवई होशंगाबाद में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता प्रमुख देश प्रेम थी। इन्होंने मुख्यतः काव्य, कहानी, नाट्य और निबंध लिखे हैं। तो काव्य में हिम तरंगिणी, हिम किटकरनी और समर्पण आता है। फिर आती हैं कहानियाँ। कहानी किसकी है? तो काव्य का कला का अनुवाद, कहास और कहानियाँ हैं। निबंध किसका है? साहित्य का देवता का है और पाँव पाँव है। फिर है कहानी होगी, काव्य होगी, नाट्य। नाट्य एक ही था, कृष्ण अर्जुन युद्ध। साहित्य की विशेषता क्या है? तो इन्होंने भावनात्मक गद्यलोलक रहे हैं ये। इनकी जो रचनाएं हैं इसमें राष्ट्रीयता की झलक देखने को मिलती है। संस्कृत के प्रति इनका रुझान था। गद्य काव्य नामक नवीन विधा का प्रारंभ किया था। काव्यों की भाषा शैली एकदम विशिष्ट थी। संस्कृत के प्रति इनको अभिमान था और जो अतीत के प्रति अनुराग रखते थे। साहित्य की प्रमुख प्रेरणा इनकी राष्ट्र प्रेम थी। भाषा शैली कैसी थी? बहुत सरल और सहज में लिखते थे ये। उर्दू अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते थे। इन्होंने अपनी शैली में गहन वर्णन किया है, राष्ट्रीय प्रेम दिखाया है, बलिदान दिखाया और ठेठ देहाती शब्द का प्रयोग किया है। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम इनको कह सकते हैं कि ये माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में वास्तुकला के विषय पर टिप्पणी कीजिए। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो वास्तुकला है हमें उस पर क्या करनी है? विशेष टिप्पणी करनी है वास्तुकला के विकास पर।
जब से आदिकालीन मनुष्यों ने अपने आश्रय के लिए निर्माण करना प्रारंभ किया, उसी समय से वास्तुकला का विकास प्रारंभ हो गया। कब से हुआ? तो जब आदि मानव ने अपने रहने के लिए आश्रय निर्माण करने स्टार्ट किया, तभी से वास्तुकला का निर्माण प्रारंभ माना जाता है। वास्तुकला लैटिन शब्द का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण या निर्माता। तो वास्तुकला किस से संबंधित है? लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माता। मध्य प्रदेश में वास्तुकला के विकास को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। पहले प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और नेक्स्ट आता है आधुनिक कालीन। जो हमारे 3 प्रकार से हमने किसको वास्तुकला को 3 भागों में बांटा है। तो प्राचीन कालीन में क्या आता है? भीमबेटका की गुफाएं, जिसमें मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है, जो कि पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित हैं। यहाँ की दीवारों पर वन, प्राणी और पक्षियों के चित्र अंकित हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा प्राचीन काल में कौन सा? भीमबेटका गुफाएं, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित की गई थी। दीवारों पर कई चित्र बनाए गए हैं। मानव के, प्राणी के, वन के, पक्षियों के, पशु पक्षियों के चित्र बनाए गए हैं। यह प्राकृतिक गुफाएं हैं जिनको 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। जो प्राकृतिक गुफाएं हैं इनको 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है धार में बाघ की गुफाएं। अजंता की गुफाओं के समान इनको माना जाता है। जो हमारी बाघ की गुफाएं हैं धार में स्थित हैं और इनको अजंता गुफाओं के समान इनको माना जाता है। विदिशा की उदयगिरी की गुफाएं, ये पहाड़ की भित्तियों पर कई प्रकार की मूर्तियां निर्मित की गई हैं। तो यहाँ पर पहाड़ में बनाई गई हैं विदिशा की उदयगिरी की गुफाएं। फिर आता है हमारा मध्यकालीन भारत, जिसमें हम पढ़ते हैं खजुराहो के मंदिर, जो कि 950 से 1050 के मध्य चंदेल शासकों द्वारा निर्मित किए गए थे। इसमें नागर शैली से निर्मित हैं। रति कीड़ाएँ, कलाएँ, मूर्ति इसमें निर्मित हैं। और जो प्रमुख मंदिर हैं इसमें आते हैं कंदरिया महादेव मंदिर। फिर ग्वालियर का किला है, जो कि पाल वंशीय शासक सूरज सेन ने बनवाया था। इसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। मांडू का महल, यह मालवा क्षेत्र के धार में स्थित है। विभिन्न रंगों के प्रस्तर एवं संगमरमर का प्रयोग इसमें किया गया है। विशालकाय खिड़कियों का प्रयोग भी इसमें किया गया है। फिर आता है आधुनिक स्थापत्य में, तो ताजुल मस्जिद, जो कि भोपाल में स्थित है और 3 शानदार सफ़ेद गुंबदनुमा विशाल दीवारों से घिरी हुई है। फिर आती है जामा मस्जिद, यह भोपाल में इस्लामी वास्तुकला का उदाहरण मानी जाती है। जय विलास भवन ग्वालियर में है और लाल बाग महल इंदौर में स्थित है। इसके अतिरिक्त सांची का स्तूप, जहांगीर महल और चंदेरी का किला अपनी वास्तुकला के लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। तो वास्तुकला कब से स्टार्ट हुई है इसका वर्णन हम देखेंगे या फिर इसकी विशेषताएं देखेंगे। तो जब से मानव ने आवासों का निर्माण स्टार्ट किया तभी से वास्तुकला स्टार्ट हो गई। तो आवास भी 3 भागों में बांटे गए हैं हमारे इतिहास में, प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में। तो प्राचीन में जो निर्मित हुए थे, तो प्राचीन कालीन मानव ने जो बनाए थे, जैसे कि हमारे भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? रायसेन में है, मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर क्या मिलती है? तो इनकी दीवारों पर प्राणियों के, पशु पक्षियों के, वन के चित्र मिलते हैं हमें और इनकी विशेषता के कारण 2003 में यूनेस्को में रखा गया है। धार की बाघ की गुफाएं, ये हमारी अजंता की गुफाएं जो हैं उनके समान मानी जाती हैं। विदिशा की उदयगिरी की गुफाएं, ये भी प्राचीन जो पहाड़ हैं वहाँ पर भित्ति चित्र और मूर्तियों का निर्माण किया गया है। फिर आते हैं मध्यकालीन, इसमें अपने खजुराहो के मंदिर आते हैं, जो कि 950 से 1050 में चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे। इसकी विशेषता क्या है? विशाल मंदिर है, नागर शैली में बनाए गए हैं। प्रमुख हैं कंदरिया महादेव मंदिर और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि जो रति कीड़ाएँ हैं इसमें उससे निर्मित मूर्तियां हैं। फिर आते हैं ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला पाल वंशी जो सूरज सेन थे उनके द्वारा बनवाया गया है। विशाल महल है और इसे भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। फिर आता है मांडू का महल, ये हमारे मांडू में स्थित है, मालवा क्षेत्र के धार में। यहाँ पर रंग के प्रशस्त और जो हमारे संगमरमर हैं उनका प्रयोग किया गया है। विशालकाय खिड़कियों का निर्माण किया गया है। आधुनिक में आती हैं जो आधुनिक काल में बनी है, जैसे कि हमारी ताजुल मस्जिद भोपाल में है, सबसे बड़ी है मस्जिद है और इसमें 3 शानदार जो गुंबदनुमा विशाल दीवारें हैं उनसे बनाया गया है। फिर आती है जामा मस्जिद, ये भोपाल में इस्लामी वास्तुकला से संबंधित है। जय विलास पैलेस ग्वालियर में है। लाल बाग महल यह इंदौर में है। इसके अतिरिक्त जो सांची का स्तूप है, जहांगीर महल है, चंदेरी का किला है, ये वास्तुकला के लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।